पहला बोर्ड का, जिंदगी का पहला बोर्ड का पेपर आप लिख रहे हो, वो भी मराठी लिख रहे हो, तो हाथ कांपते हैं, पसीना छूटता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स ही अटेम्प्ट करो। वो लेखक है, लेखिका है, कवि है, कवयित्री है, वो लिखने के बाद आपको उनका नाम लिखना है। तो आपको सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, ऐका हो ऐका, या आजच या, लवकर या, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ प्रस्तावना का रहेगा, सेकंड पैराग्राफ मेन आंसर रहेगा एंड थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन रहेगा। अगर ये 3 पैराग्राफ का आप आंसर लिखते हो तो ही आपको 3 on 3 मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ क्लास 9th एंड 10th का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। लेकिन आज मैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के बारे में बात नहीं करूंगी। आज मैं आपके फर्स्ट पेपर के बारे में बात करूंगी जो है मराठी। एंड मराठी का महा स्ट्रैटेजी वीडियो आ गया है। ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं यहाँ पे लेके आई हूँ हमारे साथ एक एक्सपर्ट टीचर को, दैट इज श्रीलेखा मैम। तो वेलकम मैम, आ जाइए यहाँ पे। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं बताऊंगी, मैम सब आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैम है, इन्होंने मराठी में एक बच्चे को, एक ने ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए, 100 आउट ऑफ मीन्स कितना, 98 मार्क्स स्कोर करवाया है। आपको पता होगा कि जो अदिति लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ पे इसी चैनल पे जिसने इंटरव्यू दिया था, उसको 98 मिला था। तो यस, ये मैम ही थे उनके पीछे जो जिन्होंने बहुत गाइडेंस दिया उसको। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। एंड संस्कृत में तो मीन्स 100 आउट ऑफ 100 भी। 100 out of 100 भी है। अदिति को 99 आया था। ओ, अदिति को 99 आया। तो संस्कृत के ऊपर भी वीडियो बनेगा, बट वो दूसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में फुल मराठी के बारे में हम बात करेंगे। तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 1, पेपर पैटर्न ऑफ मराठी। क्या पेपर पैटर्न होगा वो मैम बताएगी आपको। टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि वो जो 3 घंटे आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं, कहाँ पर आपको कितना टाइम देना है, वो मैम बताएंगे। उसके बाद जो की पॉइंट्स है, दैट इज लेसन के ऊपर, पोयम के ऊपर, पत्र के ऊपर, जाहिरात लेखन, उसके बाद बातमी और वीकेंड से कथा, ये निबंध, इनके ऊपर क्या क्या की पॉइंट्स है, किस पे ध्यान देना चाहिए, वो सब बताएंगे मैम। उसके बाद लास्ट में क्या मिस्टेक हमको अवॉइड करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो सब बताएंगे। एंड देन आपका 23rd को पेपर है, एज यू ऑल नो 23rd को पेपर है, तो आपको प्रिपरेशन 20th फेब से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। 20, 21, 22 ये 3 दिन आप क्या करोगे, वो फुल प्लानिंग आपको लास्ट में बता के मैम जाएंगे। ठीक है, आर यू गाइज रेडी? रेडी हो तो कमेंट में लिख दो रेडी रेडी रेडी। एंड लेट मी नो योर टारगेट परसेंटेज इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। यस मैम, बोलिए। तो अभी हम शुरुआत करेंगे पेपर पैटर्न से। तो पेपर पैटर्न के लिए मैम वो वाला, मिस ये। हाँ। तो पेपर पैटर्न, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है तो सबसे पहले हमें ये समझ के लेना है कि पेपर पैटर्न कैसे है। तो जो आप बच्चे बोलते हो ना कि स्वमत बहुत कठिन होता है, स्वमत हमें डिफिकल्ट जाता है, क्या स्वमत में लिखना समझ में नहीं आता है, जितने भी मराठी हिंदी के मार्क्स है वो सब स्वमत में ही जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझ के लेना है कि जो लेसन पैसेज है, देयर आर 2 लेसन पैसेज, एक लेसन पैसेज और दूसरा लेसन पैसेज है। अब ये जो फर्स्ट लेसन पैसेज है ये फर्स्ट यूनिट में से आता है, मतलब यूनिट 1 एंड यूनिट 2। एंड सेकेंड लेसन पैसेज जो है वो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में से आता है। ओके, तो ये लेसन पैसेज में जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 4 मार्क्स के है, और जो स्वमत है, बड़ा क्वेश्चन है, वो 3 मार्क्स का है। ओके, और दूसरे लेसन पैसेज का भी सेम 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है एंड 3 मार्क्स का स्वमत है। अब हमें प्रैक्टिस क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है इसमें हमें फुल मार्क्स मिलाने हैं। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली जितने भी लेसन के नीचे है वो तो हमें एकदम अच्छे से करने हैं। उसके साथ साथ बोर्ड्स हमें shala.com पे एक क्वेश्चन बैंक टाइप देता है, उसमें भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाते हैं बोर्ड्स वाले। तो आप जरूर shala.com पे जाके मराठी एज अ सेकेंड लैंग्वेज आप देख के ऑब्जेक्टिव्स का प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो। फिर 3 मार्क्स का स्वमत है। अब ये जो स्वमत है ये 3 मार्क्स का है, तो उसमें हमें 3 पैराग्राफ का आंसर लिखना है, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ प्रस्तावना का रहेगा, सेकंड पैराग्राफ मेन आंसर रहेगा एंड थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन रहेगा। अगर ये 3 पैराग्राफ का आप आंसर लिखते हो तो ही आपको 3 on 3 मिलते हैं। और ये बहुत बड़ा गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्वमत में मिस आउट ऑफ नहीं देते, बोर्ड्स आउट ऑफ नहीं देते।
अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है और आपने ये प्रॉपर 3 पैराग्राफ्स में आंसर लिखा है, आपको 3 ऑन 3 मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स करना है एंड देन स्वमत के लिए प्रिपेयर करना है। अब जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आपको लेसन नेम, देन लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री, इनका नाम, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अंकिलामी दास तुझा, इसका मेरे को अगर भावार्थ लिखना है, तो मैं प्रस्तावना में कैसे लिखूंगी? अंकिलामी दास तुझा याचे संत संत नामदेव आहेत. किंवा समजा जर मला जंगल डायरी बद्दल लिहायचं असेल, तर जंगल डायरी या पाठामध्ये लेखक अतुल धामनकर यांनी वाघिणीतली आई त्यांना कशी दिसली याबद्दल सांगितलेलं आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही पेपर लिहिताय, तेव्हा हे एकदम क्लिअर असलं पाहिजे, की लेसनचं नाव आलं पाहिजे, त्याला पेनानेच अंडरलाइन करायचंय. देन उसके आगे आपको लेखक ऐसे मेंशन करना है, वो लेखक है, लेखिका है, कवि है, कवयित्री है, वो लिखने के बाद आपको उनका नाम लिखना है एंड थीम लाइन ऑफ द लेसन और द पोएम. सेम फॉर सेकेंड पैसेज के लिए. देन यू हैव पोएम पैसेज. एक पोएम पैसेज रहता है जिसमें 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं एंड 2 मार्क्स का भावार्थ रहता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इधर ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स ज्यादा है, तो हमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स पे प्रिपेयर करना है कि इन केस हमें भावार्थ नहीं समझ में आ रहा है. जैसे कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है कि संतवाणी का भावार्थ क्या लिखेंगे मिस, एज इट इज ट्रांसलेशन लिख देते हैं. हिरवगार झाडासारखा है मिस, ये बहुत फिलोसॉफिकल पोएम है, हम इसमें क्या लिखेंगे? तो ये सब चीजें अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाती है, तो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और जितना भी आपको मराठी आता है उसको उससे अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें एटलीस्ट आपको 1 मार्क मिल ही जाएंगे. लेकिन व्हाट अबाउट दिस 6 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसमें मार्क्स नहीं गंवाने हैं. जिनको भी मराठी में स्कोर करना है, उनको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि आपके मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स में नहीं जाने चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट. देन यू हैव रसग्रहण. रसग्रहण 8 मार्क्स का है, योर 10% ऑफ योर पेपर. जो निबंध के बाद सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है पेपर पैटर्न में, वो है रसग्रहण. अब रसग्रहण में भी कैसे, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, कवितेचे नाव ये लिख के ही रसग्रहण शुरू करना है. मतलब आपको अगर बोर्ड्स में ऐसे आता है की अंकिलामी दास तुझा आणि हिरवगार झाडासारखं, यापैकी कोणतंही एक रसग्रहण तुम्हाला लिहायचं असेल, देन यू मस्ट राइट कि आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो. डायरेक्ट आपको कविचे नाव लिख के पेपर नहीं शुरू करना है. यू शुड गिव द टाइटल दैट अंकिलामी दास तुझा एंड देन राइट कवीचे नाव, संताचे नाव, वॉट एवर इट विल बी. कवितेचे नाव, देन कवीचे नाव, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा. देन कवितेचा विषय 1 मार्क, देन भावार्थ 2 मार्क्स एंड देन आपके पास है ये एक तो आपको संदेश आएगा या फिर कविता आवडण्याची कारणे एंड देन शब्द के अर्थ, ये 2 मार्क्स का है. अब इधर ऑब्जेक्टिव्स हमें घर से क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है. ये बात नहीं कि पेपर में क्या आएगा उस हिसाब से हम प्रिपेयर करके जाएंगे. आपको सब कुछ रसग्रहण का घर से ही रेडी करके जाना है. वो है कवितेचा विषय. यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि अगर अंकिलामी दास तुझा आएगा तो मैं क्या विषय लिखूंगा. जैसे अगर अंकिलामी दास तुझा आहे, तर इथे विठ्ठल भक्तीचे स्पष्टीकरण दिलेले आहे की संत नामदेवांनी विठ्ठलामध्ये आपली माऊली बघितलेली आहे आणि त्याचे अतिशय भावपूर्ण वर्णन या संतवाणीमध्ये केलेले आहे. आता तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं हे लक्षात ठेवायचं है कि पहले के जो 2 संतवाणी है उसको संतवाणी ही लिखना है, उसको कविता नहीं लिखना है. मतलब अंकिलामी दास तुझा, योगी सर्वकाळ सुखदाता, यू शुड राइट संतवाणी. या संतवाणीमध्ये संत हे सांगू इच्छितात आणि बाकीच्या जेवढ्या पण कविता आहेत, मतलब फिर उसमें 2 दिवस है, औक्षण है, हिरवगार झाडासारखं, स्वप्न करू साकार आहे, रंग मजेचे रंग उद्याचे आहे, यामध्ये तुम्ही या कवितेत असं लिहू शकतात. तर आपको ये प्रॉम्प्टली ध्यान में रखना है कि संतवाणी को संतवाणी ही लिखना है और उसके संत का नाम संत ही लिखना है, उसमें कवि नहीं लिखना है. कवितेचा विषय 1 मार्क. भावार्थ आपको कौन से भी लाइन का आ सकता है. संदेश आणि आवडण्याची कारणे, ये भी आपको घर से ही प्रिपेयर करके जाना है. एक चीज ध्यान में रखना है कि जो कवितेचा विषय है जिसमें आप थीम लाइन एक्सप्लेन कर रहे हो, वही आपको रिपीटेडली कॉपी पेस्ट नहीं करना है संदेश में.
संदेश में आपको बताना है कि वहां से आपको भक्ति का संदेश मिल रहा है। सामने मतलब जो संत है उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, 2 दिवस में कैसे कामगार का दुःख बताया गया आहे. हिरवगार झाडासारखं में तत्वज्ञान दृष्ट्या माणसाने कसे राहिले पाहिजे, झाडाकडून माणसाने काय शिकले पाहिजे याचे अतिशय सुंदर वर्णन या कवितेत केलेले आहे. म्हणजे संदेश आणि विषय हा टोटली वेगळा असला पाहिजे और इसका हेडिंग जो है वो रसग्रहण है. तो अगर हो सके तो आपको हर एक कविता का रस लिखना है. जैसे पहले के 2 संतवाणी है तो उसमें ऑफ कोर्स भक्ति रस है, हिरवगार झाडासारखं आहे त्याच्यात शांत रस आहे, औक्षण है उसमें वीर रस है, फिर 2 दिवस है उसमें करुण रस है और जो स्वप्न करू साकार और मजे से रंग उद्याचे है उसमें अद्भुत रस है. तो ये अगर आप मेंशन करते हो, उसको अंडरलाइन करते हो, अगर आपका अलंकार का रिवीजन बहुत अच्छा है, अलंकार का पढ़ाई अच्छा है, तो किधर उपमा अलंकार है, किधर उत्प्रेक्षा अलंकार है, किधर चेतना गुणोक्ति अलंकार है, प्लीज मेंशन दैट. तो आपका रसग्रहण में वो इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ता है. तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 on 2 मिल जाते हैं. जो हाफ मार्क हम काटते हैं कि सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, इसमें और एक्सप्लेन क्या करेंगे, तो उसमें मिसिंग यही 2 चीज रहती है कि एक तो इंसान मतलब वो स्टूडेंट ने रस नहीं लिखा हुआ रहता है या फिर उसमें अलंकार मेंशन नहीं किए हुए रहते हैं. एंड लास्ट शब्द के अर्थ जो है आप इसके लिए नवनीत की सहायता ले सकते हैं, डाइजेस्ट की या फिर टारगेट है या फिर शाला.com पे इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस उन्होंने दिया है हर एक रसग्रहण का. तो जब आप पढ़ाई करते हो तो जब संतवाणी देखिए तो अंकिला मी दास तुझा, अंकिला याचा अर्थ तुम्हाला माहिती असला पाहिजे, दासला दुसरा समानार्थी शब्द काय ते तुम्हाला माहिती असला पाहिजे, सेवकला दुसरा म्हणजे अंकिला मी दास तुझा, सवेची, पाडस याच्यासाठी दुसरे शब्द काय आहेत ते तुम्हाला माहिती असले पाहिजेत. म्हणजे प्रत्येक कवितेचा प्रत्येक ओळीचा तुम्हाला अर्थ, प्रत्येक शब्दाचा अर्थ माहिती असला पाहिजे. परत शब्दांच्या अर्थमध्ये तुम्हाला 2 on 2 मिळतात. उसके बाद आपके पास है स्थूल वाचन, दैट इज रैपिड रीडिंग. यू हैव 4 रैपिड रीडिंग जिसमें सबसे इम्पॉर्टंट है मोठे होत असलेल्या मुलांना जगणं कॅक्टसचं आणि जाता असताला. तो के पास 4 रैपिड रीडिंग है जिसमें लास्ट है व्युत्पत्ति कोश. अगर आपको खुद से आंसर लिखना नहीं जमता है देन यू कैन अटेम्प्ट व्युत्पत्ति कोश जिसमें सबसे इम्पॉर्टंट है व्युत्पत्ति कोश, कोशाचा उपयोग, व्युत्पत्ति कोश कसा पाहावा, त्याच्यानंतर व्युत्पत्ति कोशाची निर्मिती प्रक्रिया. तो आप वैसे के वैसे जैसे आपको पीछे एक्सरसाइज में दिया है वो ही क्वेश्चंस के आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हो. तो रैपिड रीडिंग में यू हैव 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस है. सेम फॉर्मूला है, जैसे स्वमत में 3 पैराग्राफ्स का आंसर लिखना है वैसे ही इधर रैपिड रीडिंग में भी आपको 3 पैराग्राफ्स का ही आंसर लिखना है. और उसके बाद अभी इसमें कितने कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम की पॉइंट्स में देखेंगे. देन यू हैव अपठित अनसीन पैसेज है जिसमें कभी कभी पूरा 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आता है और कभी कभी 4 मार्क्स का पूरा ऑब्जेक्टिव्स आता है और कभी कभी 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क्स का स्वमत आता है. तो जैसे 2024 में 2 मार्क्स का स्वमत आया था, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स था, 2025 में पूरा 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स था. देन यहाँ पे पूरा आपका लिटरेचर पार्ट खत्म हो गया. अभी है व्याकरण, ग्रामर पूरा 16 मार्क्स का है. 16 मार्क्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्क्स है वो है 4 मार्क्स का आपका वाक् प्रचार. ये जो वाक् प्रचार है ये आपको पूरे के पूरे आपके लेसन में जिसमें नीचे वो पिंक कलर का ऐसे बॉक्स रहता है उसमें अंगाचा तिळपापड होणे, उत्साहाला उधाण येणे, नंतर गलका करणे असे तुमच्या म्हणजे त्या पिंक बॉक्स मध्ये दिलेले आहेत वाक्प्रचार. उतने ही वाक्प्रचार करने हैं. आई गेस 19 to 20 वाक्प्रचार है, उतने करेंगे तो भी इनफ है. और आपको इधर ऑप्शन देते हैं कि 3 में से कौन से भी 2 अटेम्प्ट करो. तो 4 मार्क्स के वाक्प्रचार है. देन 2 मार्क्स का आपके पास वाक्याचा प्रकार ओळखा. फिर 2 मार्क्स वाक्य रूपांतर है. फिर 2 मार्क्स विराम चिन्ह है. 2 मार्क्स आपके पास लेखन नियम है. तो कभी कभी लेखन नियम में सेंटेंसेस देते हैं तो कभी कभी वो आपको 3 ऐसे वर्ड्स देते हैं. 3 वर्ड में से आपको एक करेक्ट वर्ड चूज करना है. जैसे अचूक शब्द ओळखा,
तो आपको एक वो वैसे वाला एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको पूरा एक सेंटेंस देंगे जिसमें कि वो बताएंगे कि ती विश्रांती घेत होती, त्याच्यामध्ये ती को वो पहली विलांटी डालेंगे, मतलब वो गलती करेंगे जिसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि कम से कम उसमें 2 गलतियां रहने ही वाली है। जो भी आप गलतियां करेक्ट करोगे, जो करेक्ट स्पेलिंग करोगे, उसको तुरंत पेन से ही अंडरलाइन करना है, उतने पर्टिकुलर लेटर को ही। और इसमें फिर बाद में 1 मार्क का समानार्थी है, 1 मार्क का विरुद्धार्थी है, लिंग है, वचन है और शब्द समूहाबद्दल एक शब्द है। तो ऐसे करके ग्रामर के 16 मार्क्स है, 16 on 16 मिल सकते हैं। देन वी हैव राइटिंग स्किल पार्ट। राइटिंग स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट है पत्र, 6 मार्क्स का। जाहिरात जो है 5 मार्क्स की है। बातमी या फिर कथा जो है वो 5 मार्क्स का है। एंड देन निबंध। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको पत्र ही अटेम्प्ट करना है, सारांश लेखन अटेम्प्ट नहीं करना है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि जो अनसीन पैसेज दिया है उसका हम ब्रीफ में सारांश लिख लेंगे, ऊपर के 2 लाइन नीचे के 2 लाइन करके कंबाइन करके एक पैराग्राफ बना देंगे। लेकिन एक ध्यान में रखो, 6 मार्क्स का सारांश हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वैसे के वैसे पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करने से 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको खुद के अच्छे वर्ड्स यूज करके वो पैराग्राफ को ब्रीफ में बनाना रहता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको सारांश लेखन अटेम्प्ट करना ही नहीं है, पत्र लेखन करना है, और पत्र में भी फॉर्मल औपचारिक पत्र ही अटेम्प्ट करना है। उसमें पूरे के पूरे 6 on 6 मार्क्स मिलते हैं। फिर है जाहिरात, मतलब आपको जाहिरात, बातमी और कथा, इसमें से 2 अटेम्प्ट करना है। मेरा सजेशन यही है कि जाहिरात कंपलसरी अटेम्प्ट करो, उसमें 5 on 5 मिलते हैं। जिनका मराठी मातृभाषा है, जिनको मराठी लिखना आसान जाता है, जिनके पास अच्छा शब्द संपत्ति है, ग्लॉसरी है मराठी का, उन्होंने बातमी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बातमी फॉर्मल लैंग्वेज है। और बातमी लिखते वक्त एक ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। होणारा समारंभ आहे, होणारा कार्यक्रम आहे, कारण जर होणारा कार्यक्रम असेल तर पूर्ण बातमी फ्युचर टेन्स मध्ये येणार, आणि झालेला कार्यक्रम आहे तर पूर्ण बातमी भूतकाळात येणार। और फिर बाद में कथा। कथा इन जनरली हर बच्चा जिसको मराठी थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, हम इतना फॉर्मल मराठी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, वो कथा आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बॉक्स करके ऊपर एक टाइटल देना है, जिसमें एक एडजेक्टिव होना चाहिए, म्हणजे चाणाक्ष मुलगा, मेहनती मुलगा, लोभी माणूस। तो वो सामने वाले को समझ में आता है कि अरे ये पूरा कथा लोभी, ग्रीडीनेस पे है, ईमानदारी पे है, मेहनत पे है, दुखी इंसान के बारे में है, जो भी है। एंड लास्ट में आपको तात्पर्य ऐसे लिख के सीख लिखना है। अब इधर तात्पर्य यही वर्ड लिखना है, शिकवण, सीख, हिंदी का वर्ड वैसे के वैसे इधर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तात्पर्य में अगर हो सके तो म्हणींचा वापर करा, वाक्प्रचारांचा वापर करा, सुविचारांचा वापर करा, तर तुम्हाला तात्पर्याचा 1 मार्क, शीर्षकाचा 1 मार्क और 3 पैसेज के 1 मार्क, ऐसे करके पूरे 3 मार्क्स मिल सकते हैं। फिर है निबंध। निबंध आपको पूरा 8 मार्क्स का है। गलती हो गया इधर। निबंध 8 मार्क्स का है, जिसमें आपको 7 मिलते ही है। और अभी बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि 8 मार्क्स का निबंध है, मैं कितना पेजेस लिखने का। तो बोर्ड्स क्वांटिटी नहीं देखता है, क्वालिटी देखता है। अगर आपने 1 पेज और पीछे 4 लाइन भी लिखा रहेगा, पर उसमें हैंडराइटिंग अच्छा है, एक भी कैंसलेशन नहीं है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, प्रॉपर स्टार्ट प्रॉपर एंड है, तो आपको 7 भी मिल सकते हैं। इसमें आउट ऑफ मिलते हैं क्या? तो नहीं, निबंध में आउट ऑफ नहीं मिलते हैं। मतलब अगर राइटिंग स्किल 24 मार्क्स का है तो इसमें मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 23। 23 से मतलब ज्यादा 24 नहीं मिल सकते आपको, इसलिए लैंग्वेजेस में आउट ऑफ नहीं मिलते। तो 99 स्कोर कर सकते 99 स्कोर कर सकते हैं, एकदम हाईएस्ट है। अदिति पुजारी का पेपर में उन्होंने निबंध अटेम्प्ट किया था, तो हमें ऐसे लगता था कि 8 मार्क्स का निबंध है तो एटलीस्ट 2 पेजेस लिखना चाहिए बच्चों ने। हर एक टीचर का रहता है कि 8 मार्क्स ऐसे कैसे दे देंगे, लेकिन उनका पेपर अगर हम देखेंगे तो उन्होंने 1 पेज और पीछे 4 से 5 ही लाइन लिखे हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर 2 कोट्स है, एक प्रॉपर स्टार्ट है, प्रॉपर एंड है। मतलब ऐसे नहीं कि एब्रप्टली एंड कर दिया कि पेपर खत्म हो गया और उन्होंने अचानक से पेपर दे दिया, वो इनकम्प्लीट निबंध नहीं होना चाहिए।
आपको पता है कि आपके पास 10 ही मिनट है निबंध के लिए, सो यू हैव टू मैनेज दैट टाइम। आपको वो पूरा टाइम मैनेज करना है कि मेरे को इसमें कितने देर स्टार्ट को देना है, कितने देर एंड को देना है, एंड कैसे होना चाहिए, और मैं कितना पेज अच्छा हैंड राइटिंग में लिख सकता है। मेरा सब स्टूडेंट्स को एक ही विनती है कि आप पेपर लिखते हो तो हम रीड करेंगे तो मार्क्स देंगे, तो आपको ऐसे राइटिंग में पेपर लिखना है कि रीडेबल हैंडराइटिंग होना चाहिए। आप पूरा एक पेज लिखो लेकिन उसमें अच्छा हैंडराइटिंग नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते, वो हैंडराइटिंग के वजह से प्रेजेंटेशन गंदा दिखता है, पूरा ही पेपर नॉट क्लीन ऐसे गंदा दिखता है, तो वो पूरा पेज लिख के भी आप 3 on 3 स्वमत में स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन एक 3 लाइन्स का इंट्रो दिया, 5 to 6 लाइन्स का मेन बॉडी लिखा, देन 2 लाइन्स का कंक्लूजन लिखा और उसमें अच्छा हैंडराइटिंग है, कम से कम कैंसलेशन है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, देन मे बी यू विल गेट 3 on 3। पर एक ध्यान में रखना है कि रीडेबल हैंडराइटिंग में ही आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं कि मैं लिखता गया, सामने वाला पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद ही हम आपको मार्क्स दे सकते हैं। और जो हैंडराइटिंग है वो स्पेसिफिकली किधर सबसे ज्यादा मैटर करता है, वो है राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल में पत्र में हैंडराइटिंग का मार्क्स है, जाहिरात में हैंडराइटिंग का मार्क्स है, बातमी लेखन में है, निबंध में भी है। तो वो हाफ मार्क्स जो हम प्रेजेंटेशन के लिए रखते हैं, वो प्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि हैंडराइटिंग कितना अच्छा है। अगर हैंडराइटिंग अच्छा है तो पेपर क्लीन दिखता है, इंसान पढ़ने के लिए उसको ऐसे है कि हाँ चलो पेपर पढ़ लेते हैं, स्टार्ट अच्छा है, एंड अच्छा है, तो इंसान से आसानी से, जो एग्जामिनर है वो आसानी से आपको मार्क्स दे सकता है। ओके, डन पे ये पेपर पैटर्न इज डन। नाउ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं हमेशा सब बच्चों को बोलती है कि जैसे ही पेपर आता है, वैसे हमें सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि निबंध क्या आया है। तो जैसे ही हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, फटाफट पेपर तो ये मतलब पलटक के वो देखते हैं कि निबंध क्या आया है। फिर निबंध अगर उनके पसंद का है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो सिले मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर निबंध उनके पसंद का नहीं है तो वो टेंशन में आके बाकी जो उनको याद है, कवि के नाम, लेखक के नाम, वो भी चले जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही है, जैसे पेपर मिलता है वैसे आपको जो पैराग्राफ है उसका आंसर, उसके ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करना चालू करो। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मिस हम पेपर उल्टा शुरू करें तो, पहले निबंध लिख ले तो, पहले पत्र अटेम्प्ट करे तो, पहले ग्रामर अटेम्प्ट करे तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि बोर्ड्स इतने सालों पुराना है, उन्होंने वही पेपर पैटर्न रखा है, तो कुछ सोच समझ के पेपर पैटर्न डिसाइड किया रहेगा। अगर हर बच्चा ऐसे सोचता है कि चलो पहले ग्रामर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फटाफट पेपर आगे बढ़ेगा, तो शायद बोर्ड्स भी ये सजेशन लेता। मेरे हिसाब से जैसे हम फर्स्ट पेपर है मराठी का, आप डरे हुए रहोगे, पहला बोर्ड का, जिंदगी का पहला बोर्ड का पेपर आप लिख रहे हो, वो भी मराठी लिख रहे हो, तो हाथ कांपते हैं, पसीना छूटता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स ही अटेम्प्ट करो जो सिंपल है, आसानी से मार्क्स मिलते हैं। थोड़े मार्क्स बटोरते जाओ और आगे बढ़ो। अचानक से पहले ऑब्जेक्टिव्स तो आ जाएंगे, पहले हम स्वमत लिख लेते हैं, ये भी गलती मत करो। जैसे पेपर है वैसे उसको अटेम्प्ट करो। तो लेसन पैसेज को ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है, जिसको आपको 5 मिनट्स देना है और स्वमत को आपको 10 मिनट्स देना है। तो टोटल एक पैसेज को 15 मिनट्स देना है। लेसन पैसेज 1 15 मिनट्स, लेसन पैसेज 2 15 मिनट्स। मतलब 11 बजे अगर मराठी का पेपर शुरू हो जाता है तो 11:30 बजे दोनों भी लेसन पैसेज विथ स्वमत विथ अंडरलाइन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अंडरलाइन आप पेपर पूरा होने के बाद मत कीजिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें पता रहता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इधर लेखक का नाम लिखा है, इधर हमने लेसन का नाम लिखा है, ये थीम लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम बाद में पेपर लिखने के बाद वो ढूंढने में समय बर्बाद करते हैं, शायद हमारा आधा अंडरलाइन हो जाएगा पेपर और आधा वैसे के वैसे रहेगा, जो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो जैसे आप लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जंगल डायरी लिख दिया, तो उसको तुरंत सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालो, तुरंत उसको अंडरलाइन करो। उसके लेखक का नाम लिखते हो अतुल धामनकर, तुरंत उसको अंडरलाइन करो, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालो। तो जैसे जैसे लिखते हो वैसे वैसे आपको अंडरलाइन करना है। तो 15 मिनट्स में आपको ऑब्जेक्टिव स्वमत विथ अंडरलाइन कंप्लीट करना है। देन आपका फर्स्ट पोएम पैसेज है, जिसमें 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है एंड 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है, सेम 15 मिनट्स आपको इधर भी देना है। फिर है रसग्रहण,
रसग्रहण में जैसे मैंने आपको बोला की आपको घर से ही कवितेचा विषय, कवितेतील संदेश, कवितेतून मिळणारा संदेश, कविता आवडण्याची कारणे आणि कविता आवडण्याची कारणे तुम्हाला सकारात्मक पॉजिटिव रिप्लायच द्यायचा है। भले ही आपको हिरवगार झाडासारखा अच्छा नहीं लगा रहेगा, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मला ही कविता आवडली नहीं कारण याचे हे कारण आहे। सो आपको पॉजिटिव ही उसका प्रतिसाद देना है। तो रसग्रहण में आपको 15 मिनट्स लगेंगे। तो इधर 1 घंटा हो गया आपका। देन रैपिड रीडिंग के 2 आंसर है, जिसमें 10-10 मिनट्स आपको देना है, क्योंकि 3-3 मार्क्स के हैं। इधर 15-15 मिनट एक-एक स्वमत को आपको नहीं देना है। उसके बाद अपठित है, इसको स्ट्रिक्टली 5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव्स है तो भी और स्वमत है तो भी, क्योंकि 2 मार्क्स का स्वमत रहेगा और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, अगर वाइस वर्सा आया तो। तो 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए हार्डली 1 मिनट लगता है और 2 मार्क्स का आंसर खुद से लिखना है अनसीन के ऊपर, जिसमें अगर आपका अच्छा आशावाद के ऊपर है, संघर्ष के ऊपर है, अगर आपने कोट कुछ तैयार किया रहेगा, देन प्लीज मेंशन करो उसको, अंडरलाइन करो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालो। तो ये अपठित आपको 5 मिनट्स में कंप्लीट करना है। फिर है अपना ग्रामर, व्याकरण 16 मार्क्स का ग्रामर है और ये आसानी से 15 मिनट्स में हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्रामर में आपको क्वेश्चंस लिखने ही है, मतलब बिना क्वेश्चन लिखे। फॉर एग्जांपल वाक्याचा प्रकार ओळखा, मी आज शाळेत गेलो, तो आपको वो क्वेश्चन लिखना है, मी आज शाळेत गेलो, फिर उसको एरो करके विधानार्थी वाक्य फुल स्टॉप ऐसे करके आपको उसका आंसर लिखना है। डायरेक्ट फर्स्ट फिर उसको एरो करके आप विधानार्थी वाक्य लिख दोगे तो वो उधर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो स्ट्रिक्टली जितने भी लैंग्वेजेस के पेपर है आपको ग्रामर के क्वेश्चंस लिखने ही हैं। तो ग्रामर के क्वेश्चंस लिख के प्रॉपरली अंडरलाइन करके आपको ये ग्रामर जो ग्रामर पार्ट है वो 15 मिनट्स में कवर करना है। ग्रामर पार्ट में एक ध्यान में रखना है, किधर किधर अंडरलाइन मैंडेटरी है, अगर अंडरलाइन नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, दो आपने करेक्ट आंसर लिखा है। वो है विराम चिन्ह, जो आप विराम चिन्ह उसमें डाल रहे हो उसको प्रॉपरली अंडरलाइन करो। म्हणजे अरे पेपर दिखाना हो तो देख। हाँ वो बता दे। अरे आज कुठे होता, अगर मैंने इधर कॉमा डाला है और इधर क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह डाला है, स्वल्प विराम आणि प्रश्न चिन्ह मी टाकलंय, तर मला इथे प्रॉपरली अंडरलाइन करायचंय। अगर मैं दुहेरी अवतरण चिन्ह डाल रही हूँ तो दुहेरी अवतरण चिन्ह को ऊपर अंडरलाइन कर। अगर अंडरलाइन नहीं किया है और विराम चिन्ह सही डाला है तो इधर कोई दया नहीं है, आपका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। लेखन नियम भी है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट है की उधर अंडरलाइन करना ही है। उसके बाद वाक्प्रचार है, फॉर एक्झाम्पल अंगाचा तिळपापड होणे, त्याचा तुम्ही अर्थ लिहिला खूप राग येणे। मला कमी गुण मिळाल्यामुळे किंवा राजला कमी गुण मिळाल्यामुळे त्याच्या आईच्या अंगाचा तिळपापड झाला। तो आपको वो जो वाक्य में आपने जो वाक्प्रचार यूज किया है, उपयोग में लाया है, उसको अंडरलाइन करना है और वाक्प्रचार को ही वाक्य में यूज करना है, ना कि उसके अर्थ को, और उसको तुरंत अंडरलाइन करना है। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो व्याकरण में आपको ध्यान में रखने की, कैसे 16 on 16 मिलाने हैं, जहां पे आपको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में पत्र, जहां पे आपको 15 मिनट्स देने हैं। फिर है जाहिरात, उधर 15 मिनट्स देने हैं। बातमी 15 मिनट्स, निबंध 15 मिनट। अभी इधर 15 इधर 1 घंटा हो गया, फिर इधर 25 मिनट और 15 मिनट 35 मिनट्स हो गए और ये 1 आवर। तो आपके पास टोटल कितना हुआ 15 और ये 20 हाँ। 30 40 मिनट 40 मिनट, तो इधर 10-20 मिनट बच रहे हैं आपके और इधर 1 घंटा, तो टोटल 20 मिनट्स बच रहा है, जिसमें 5 मिनट जो है वो आपके बारकोड चिपकाने के लिए जाएगा या जो भी है वो उसमें जाएगा। तो एक 15 मिनट आपके पास स्पेयर बचते हैं। तो ये इसमें से भी ना मैं 5 मिनट बच्चों को बोलती है कि आपको रिलैक्स होने में, कभी आप पानी ज्यादा पी लेते हो तो आपको वॉशरूम यूज करना रहता है, अगर सेल्फ सेंटर नहीं है तो अपने को वॉशरूम का भी पता नहीं रहता है, तो उधर जाने आने में टाइम
जा सकता है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो निबंध के लिए यूज करना है। और लास्ट में 5 मिनट्स आपको देखना है कि मैंने हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना, स्पेसिफिकली ग्रामर क्वेश्चन। क्योंकि हम लिखने के चक्कर में कभी कभी समानार्थी लिखना भूल जाते हैं कि अरे ये लिख दिया, फिर सीधा विरुद्धार्थी पे चले जाते हैं। तो समानार्थी आते हुए भी हम देखते नहीं है उसको, या फिर भूल जाते हैं लिखना, देखना भूल जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं। तो ग्रामर क्वेश्चन है ना, मैंने लिखा तो टिक करना है, दूसरा लिखा टिक करना है। तो ये जो टैली करने का काम है, इसको 5 मिनट्स लगता है। तो स्पेयर में 15 मिनट रखना है। अगर उसमें से भी टाइम बचता है थोड़ा, 5 मिनट बच गया, अगर हम वॉशरूम यूज नहीं करते हैं तो 5 मिनट बच गया, तो निबंध अच्छे से अच्छा आप लिख सकते हो। निबंध में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, प्रॉपर स्टार्ट और प्रॉपर एंड रहेगा तो ही वो कंप्लीट निबंध का मार्क्स मिलता है। अगर आपने आधे में निबंध छोड़ दिया तो आधा निबंध का मार्क्स कितना होता है? 4। 4 में से अगर गलतियां ज्यादा है, हैंडराइटिंग गंदा है, देन 3 मार्क्स। आप कितना भी लिखो लेकिन आधा निबंध है तो उसका आधा ही मार्क्स मिलेगा। तो ये टाइम टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब की पॉइंट्स। की पॉइंट्स, अब की पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें लेसन्स कितने ज्यादा, मतलब कौन से ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर हम पहले यूनिट और दूसरे यूनिट की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है शाल, उपास। दूसरे इसमें है वो ऊर्जा शक्ति सा जागर, जंगल डायरी। ये जो 4 है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी से अगर आप शुरुआत करते हो, आज अगर आपने वीडियो देख लिया, आज से ही आपको क्या शुरुआत करना है कि साइड बाय साइड कोट्स तैयार करो। आज अगर मैंने जंगल डायरी पढ़ा तो जंगल डायरी में माँ के बारे में बोला है, आईसाठी कोणता कोट आहे, स्वामी तिन्ही जगाचा, आई वीणा भिकारी। लिहून प्रैक्टिस करा, मतलब आप कोट लिख रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए लेकिन उसमें ही गलतियां कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन तो गया। तो आप जो भी कोट लिखोगे उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। और जितने भी मैं बोलती हूँ कि आपको अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो बच्चे पत्र में भी अंडरलाइन करते हैं, जाहिरात में भी अंडरलाइन करते हैं, बातमी में भी अंडरलाइन करते हैं। तो आपको राइटिंग स्किल में अंडरलाइन नहीं करना है, स्ट्रिक्टली अंडरलाइन जिधर ग्रामर में नीडेड है उधर करो और स्वमत में करो। क्योंकि न्यूज़पेपर कभी भी अंडरलाइन न्यूज़पेपर नहीं आता है। पैम्फलेट भी जो आपके पास आता है उसमें बोल्ड इटैलिक हो सकता है लेकिन अंडरलाइन पैम्फलेट नहीं आता है आपके पास। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर पोएम्स में इंपॉर्टेंट पोएम्स कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट संतवाणी, दोनों की दोनों संतवाणी आपको बहुत अच्छे से करनी है। एक भी संतवाणी आप ऑप्शन में डाल नहीं सकते, क्योंकि लास्ट कुछ साल से ऐसे हो रहा है कि कौन सी पोएम है ना दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 2 दिवस है, भाई 3 साल से 2 दिवस आ ही रही है, हिरवगार झाडासारखं आलंच नाहीये। तो इस बार शायद योगी सर्वकाळ सुखदाता वापस आ सकता है, अंकिल अमिदास तुझा भी आ सकता है। क्योंकि पैराग्राफ में जो पोएम आता है उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है, वही भावार्थ लिखना रहता है। रसग्रहण में आपके पास ऑप्शन मिलता है कि एक संतवाणी है, एक नॉर्मल पोएम है, इसलिए दोनों भी संतवाणी करना है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है औक्षण, हिरवगार झाडासारखं और स्वप्न करू साकार। तो रंगमजेचे रंग साहित्य रंग उद्याचे, इसमें आप मतलब वो नॉर्मल पोएम है, सिंपल पोएम है, आप आसानी से ऑन द स्पॉट भी लिख सकते हो अगर एक बार रिवीजन करके भी गए तो भी। तो कुछ लेसन का बताया जो इम्पोर्टेंट है, फिर पोएम्स का हो गया। पत्र में भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट, तकरार पत्र तो आता ही नहीं है, मतलब गए 5 साल से तकरार पत्र आ ही नहीं रहा है, तो विनंती पत्र और मांगनी पत्र ही है। तो जितने भी पत्र के फॉर्मेट्स है उसको बहुत अच्छे से देखना है, स्पेसिफिकली मंथ नेम। आप अगर इधर दिनांक लिखते हो पत्र में, तो दिनांक आज का अगर हम देखते हैं तो आज 16 फरवरी है। जो भी नंबर से आपको मराठी में देने हैं, फिर उसके बाद मराठी में ही मंथ का नाम आना चाहिए। और आपको ये सोचना है कि अगर उन्होंने डेट दिया है तो अच्छी बात है। फॉर एक्झाम्पल वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम 15 जून या दिवशी आहे, तर वृक्षांची मागणी करणारे पत्र लिहा। 15 जूनला तुमचा वृक्ष लागवड कार्यक्रम आहे, तो आप 15 जून को ही वो पत्र नहीं लिखोगे ना वृक्षों की मांगनी करने के लिए, ना आप 1 मई को लिखोगे कि सारे पौधे सूखे ही लगा दो। आपको बहुत सोच समझ के 15 जून को अगर वो वृक्ष लागवड कार्यक्रम है तो उसका 10 जून को आप लिख सकते हो, 12 जून को लिख सकते हो। तो वो जून का स्पेलिंग भी आना इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने 15 जून लिखा है तो कुछ कुछ बच्चे बराबर वो यूज कर लेते कि जून जून बराबर कॉपी पेस्ट कर लेते, लेकिन कोई अपने ही धुन में रहते तो अपने हिसाब से इधर जून, कभी और दूसरा जून, कभी ऐसे वाला जून। तो ये दोनों चीजें आपको अवॉइड करनी है कि एटलीस्ट उधर देखो कि कहाँ पे आप वो क्वेश्चन पेपर का सहायता ले सकते हो। फिर उसके बाद
आपको एक वन लाइन स्पेस छोड़ने के बाद प्रति, फिर माननीय महोदय, प्रति के बाद कॉमा आएगा, माननीय महोदय के बाद कॉमा आएगा, नाम के बाद कॉमा आएगा, और लास्ट में जहां पे आप पिन कोड लिखते हो उधर फुल स्टॉप आएगा। और जो विषय है वो मतलब स्ट्रिक्टली 5 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना है। 5 वर्ड्स मतलब एक सेंटेंस हो जाता है। अगर हैंडराइटिंग बड़ा है तो भी 5 वर्ड्स में हो जाएगा, हैंडराइटिंग छोटा है तो अच्छे से वो दिखेगा। विषय लिखने के बाद उसको पेन से अंडरलाइन करो, वन लाइन स्पेस छोड़ दो, फिर वापस माननीय महोदय, मी अब क नमस्कार ऐसे करके मी अब क, फिर खुद का इंट्रो दो, आपके विषय का मतलब जो पत्र लिख रहे हो उसका इंट्रो दो। मतलब 3 पैराग्राफ का आपको पत्र लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ विल बी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ यू शुड एक्सप्लेन योर प्रॉब्लेम। अगर मागणी पत्र है तो पहले उसको बताओ की किसके लिए आप मांग कर रहे हो। अगर वृक्षांची मागणी आहे तर वृक्ष लागवड कार्यक्रम कुठे आहे, कोणत्या ठिकाणी आहे, कोण त्याचे प्रमुख पाहुणे आहेत, काय त्याचा उद्देश, मोटो काय आहे, जर असं एक्सप्लेन करा। सीधा यादी मत लिख दो, और यादी में वृक्ष पूछे हैं, छोटे छोटे बुशेस नहीं पूछे। तुलसी, एक्चुअल में तुलसी तो बोलते ही नहीं है मराठी में, तुळस बोलते हैं। तो मराठी में 5 वृक्षों के नाम, फिर 5 मराठी के पुस्तक के नाम, फिर स्वच्छता साहित्य। मराठीमध्ये स्वच्छता साहित्य काय काय लिहू शकतात तुम्ही? फॉर एक्झाम्पल झाडू। अब झाडू ही स्पेलिंग आहे, बच्चे लिखते जादू। तो मतलब आपको घर से प्रॅक्टिस करके क्या क्या जाना है? वृक्षांची नावं, पुस्तकांची नावं, स्वच्छता साहित्य। अब पुस्तक के जगह पे ना कभी कभी वह्यांची नावं पण तुम्हाला लिहावी लागतात। नोटबुक्स मंगाव, तो उसमें नोटबुक में बच्चे और स्मार्टगिरी करते कि गणिताची वही, भूगोलाची वही, बीजगणिताची वही, भूमितीची वही। वो सब्जेक्ट का नोटबुक हुआ, लेकिन नोटबुक में भी चित्रकला वही असते, आलेख वही असते, नकाशा वही असते, प्रयोग वही असते, एकेरी वही, दुहेरी वही, ये उसके टाइप्स है। तो आपको वो ध्यान में रखते हुए वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर इसके बाद क्रीडा साहित्याची नावे, ये भी आप घर से प्रिपेयर करके जाओगे तो इनकेस मांगनी पत्र आता है तो आपके पास क्या लिखना है वो यादी में वो आपका प्रिपेयर रहेगा। तो और लास्ट में आपला विश्वासू, यही वर्ड आना चाहिए। और विश्वासू का स्पेलिंग मैं बता रही हूँ, ऐसे करके आपको कॉमा करना है। इधर आपका लाडला, सिर्फ आप, फक्त आपला आणि आपलाच, आपका आपला नम्र असंही नका लिहू। विश्वासू खूप जास्त फॉर्मल लँग्वेज मध्ये जातं, त्यामुळे विश्वासूच लिहा। आणि जर तुम्हाला दोन्ही ठिकाणी त्यांनी ईमेल ऍड्रेस दिलाय, म्हणजे टूचा प्रतीचा पण ईमेल ऍड्रेस दिलाय, फ्रॉमचा पण ईमेल ऍड्रेस दिलाय, तुम्ही लिहा। पण कंपल्सरी ईमेल एड्रेस जो आहे तो फ्रॉम मध्येच लिहायचा, आपला विश्वासू के बाद में जो भी आप लिखोगे। तो एक फिक्स कर दो abc@gmail.com। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो आपको abc@gmail.com ये लिखना है। और ईमेल आईडी स्मॉल लेटर्स में ही होता है, मराठी में ईमेल आईडी नहीं होता है। abc@gmail.com यही लिखना है। हाँ, इंग्लिश में ही आएगा। बच्चे @gmail.com लिखते हैं, तो कृपया करके वो गलतियां ना करें। उसके बाद अभी जाहिरात। जाहिरात में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको बॉक्स निकालना ही है। अगर बॉक्स नहीं निकाला, जाहिरात चेक नहीं होएगा। बातमी में भी बॉक्स नहीं निकाला, जाहिर बातमी चेक नहीं होगा। बॉक्स वो भी पेन से ही निकालना है। पेंसिल आपको सिर्फ मार्जिन के लिए ही यूज करनी है, बाकी किधर भी पेंसिल नहीं। मतलब एक बार पेंसिल आपने मार्जिन निकाल ली, उसके बाद पेंसिल पाउच में। आपको जो भी अंडरलाइन करना है, जो भी करना है वो पेन से ही करना है। मतलब जाहिरात में अगर आपने ड्राइंग भी निकाला तो ड्राइंग में भी आपको पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पेन का ही इस्तेमाल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जाहिरात में चित्र को मार्क्स है क्या? हमने बहुत अच्छा ड्राइंग निकाला तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं। आप क्या लिख रहे हो? लिटरेचर वाला पेपर है, मराठी में आप कितने अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हो उसके ऊपर ये जाहिरात का मार्क्स है। तो जाहिरात में जैसे हमेशा मैं बोलती है कि ऊपर अट्रैक्टिव लाइन के साथ शुरुआत करो। अब अट्रैक्टिव लाइन में सुवर्ण संधि, खुश खबर मत लिखो क्योंकि वो हिंदी है। तो आपको सुवर्ण संधि, सुवर्ण संधि, सुवर्ण संधि, ऐका हो ऐका, या, आजच या, लवकर या, विशेष आकर्षण, विशेष आकर्षण, विशेष आकर्षण, ऐसे आप अट्रैक्टिव लाइन यूज कर सकते हो। उसके बाद प्रॉपर 2 लाइन्स का बॉक्स निकालना है। बोल्ड में आपको आपके उत्पादन प्रोडक्ट का नाम लिखना है। आप इतनू सा प्रोडक्ट का नाम लिखते हो, पूरा जाहिरात में मतलब जो विशेष लिख रहे हो वो भी सेम हैंडराइटिंग में है,
आपके उत्पादन का नाम भी सेम हैंडराइटिंग में है, तो वो दिखने में नहीं आता है, वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है। इसलिए स्पेसिफिकली 2 लाइन्स का बड़ा बॉक्स निकालना है और उसमें आपके उत्पादन का नाम, अगर आपका काना मात्रा में बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, तो बिना काना मात्रा के वर्ड्स है अमर, भरत, समर, बिना काना मात्रा का वर्ड यूज करो की अमर साबण, अमर केश तेल, समर केश कांती तेल. तुम्ही उत्पादनाचं नाव काय लिहिताय, ते किती अट्रॅक्टिव्ह आहे याच्यावर मार्क नाहीये, तुम्ही किती करेक्ट लिहिताय त्याच्यावर मार्क आहे. त्यामुळे जितना इजी लिख सकते हो, जितना कैंसलेशन होने का चांस कम करते हो, उतना आपके लिए इधर सही रहेगा. तो इधर आपने एक प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, फिर इधर है ना टैगलाइन होनी चाहिए. जैसे कैडबरी का टैगलाइन है कुछ मीठा हो जाए, किटकैट का टैगलाइन है टेक अ ब्रेक, हैव अ ब्रेक. वैसे अगर तुमची केश तेलाची जाहिरात आहे तर घनदाट केसांचा नवा साथी, जर तुमची बिस्किटांची ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे, जाहिरात आहे, तर तुमच्या चहाचा नवीन सोबती असं तुम्ही लिहू शकतात. म्हणजे तुम्ही जे पण उत्पादन लिहाल त्याच्या खाली तुमची एक टैगलाइन असली पाहिजे. अब मिस हमें याद नहीं रहेगा कि ये नया नया टैगलाइन कैसे बनाने का. ऑलराउंडर 1-2 टैगलाइन है, जैसे सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, फिर तुमचा लाडका, ये सब में यूज हो जाता है. तुमचा नवीन साथी, ये सब में यूज होता है. तो आप एक टैगलाइन लिख दिया, फिर उसके बाद है ना ऐसे रफली आपको इसके 2 पार्ट्स करने हैं. एक्चुअल में 2 पार्ट्स नहीं करने, लेकिन ध्यान में रखना है कि ये वाला पार्ट जो है हमसे विशेष, इधर 2 श अलग अलग है, कौन सा श पहले है और कौन सा श बाद में, ये अच्छे से देख के ही लिखना है. उसको आपने अच्छे से अंडरलाइन कर दिया. इसमें 5 बुलेट डालने ही है, ऐसे नहीं है कि हाँ 1-2 डाल दिए कर दिया. बाकी हमने बहुत इधर अच्छा अच्छा डेकोरेटिव आइटम्स किया है. इसको पूरा क्या बोलते हैं, उसको बोल्ड करने के लिए, शेडिंग करने के लिए पूरा टाइम का इस्तेमाल किया. तो वो शेडिंग के लिए आपको टाइम नहीं गवाना है, आपको ये बुलेट्स पे ध्यान देना है. अगर ईटेबल्स थिंग है, जैसे क्या बोलते हैं बिस्किट है, फिर घरगुती जेवणाचा डब्बा आहे, तर जेवढ्या पण इटेबल गोष्टी आहे त्याच्या ठिकाणी तुम्ही रसायन मुक्त, केमिकल फ्री के लिए यूज कर सकते हो. 100% नैसर्गिक उत्पादन प्रोडक्ट, ये चीज यूज कर सकते हो. उसके बाद शुद्धतेची हमी, शुद्धता मीन्स प्योरिटी, हमी मीन्स गारंटी, प्योरिटी गारंटेड. तो ये 3 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए. इन आपके हिसाब से आप लिख सकते हो, कुछ आपको भी स्कोप, आप भी कुछ सोच सकते हो कि 2 और अलग आप क्या लिख सकते हो. इन ईटेबल्स में आप ये लिख सकते हो. और ये जो 2 है ना, वो साबुन के लिए भी यूज हो सकते हैं, केश तेल के भी लिए, मतलब ये 3 चीजें हर जगह पे यूज हो सकते हैं आपके. उसके बाद इधर एक ऐसे रफली, अगर आपको गोल अच्छे से बनाना आता है तो गोल, मेरे को बॉक्स अच्छे से बनाना आता है तो मैं बॉक्स बनाती है, जिसमें आपको मुफ्त क्या दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट है, जब तक मुफ्त दोगे नहीं तब तक वो अट्रैक्टिव लगता नहीं है. तो अगर केश तेल है तो उसके साथ त्याच्याबरोबर कंगवा, मोफत. अब मोफत यही लिखना है आपको, मुफ्त, फ्री, ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं. तो आपको एक मोफत का ब्रैकेट बॉक्स करना है. और दूसरा विशेष सवलत, मतलब स्पेशल डिस्काउंट आप क्या दे रहे हो, म्हणजे पहिल्या 50 सवलत, म्हणजे इथे तुम्ही पहिल्या 50 ग्राहकांना जास्त 70% सूट मिळेल, किंवा पहिल्या 10 ग्राहकांना मोफत साबणाचे वाटप, मोफत केश तेलाचे वाटप, असं तुम्ही लिहू शकतात. विशेष सवलतचा एक वेगळा बॉक्स असला पाहिजे. त्याच्यानंतर ग्राहकांसाठी जे तुम्ही लिहिणार आहात त्याच्यासाठी एक सिंपल असं एक छोटासा ब्रॅकेट असेल, जिसमें आप लिख सकते हो ग्राहक हेच आमचे देव, ग्राहक समाधान हेच आमचे ध्येय, मोफत घरपोच सेवा उपलब्ध. इधर कुछ तो एक अट्रैक्टिव, मतलब ये एक अट्रैक्टिव और ये एक अट्रैक्टिव होना चाहिए जो आपके सर्विस के बारे में बताता है. और लास्ट में पत्ता. अब आपको अगर पत्ता नहीं लिखना है, सिंपल, हमें नहीं समझ में आता है पत्ता क्या लिखना है, तो इधर आप लिख सकते हो आमचे उत्पादन सगळ्या शाखांमध्ये उपलब्ध, आमचे उत्पादन सर्व दुकानांवर मिळेल. तर सगळ्या दुकानांवर मिळेल तर तुम्ही सगळ्यांचा पत्ता नहीं लिहू शकत, सगळ्यांची वेळ नहीं लिहू शकत, तो आप उधर छूट गए. तो आपको अगर वो आपने लिख दिया कि आमचे उत्पादन सर्व दुकानांवर मिळेल,
तर आपको पत्ता और वेळ लिहायची जरूरत म्हणजे गरज नाहीये. पण जर तुम्ही इथे लिहिलं की ग्राहक समाधान हेच आमचे ध्येय, तर तुम्हाला इथे पत्ता लिहायचा आहे, त्याच्यानंतर वेळ लिहायची आहे, नंतर ईमेल लिहायचा है और अगर आप लिख सकते हो तो प्लीज संकेत स्थल मतलब www वेबसाइट www करके लिख सकते हो. कुछ कुछ बच्चे क्यूआर कोड भी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो साइड में अधिक माहितीसाठी इथे भेट द्या क्यूआर कोड भी लिखते हैं. तो अभी अगर हम ये पूरा ऐसे देखते हैं तो ये अट्रैक्टिव लाइन का हाफ मार्क, इसका हाफ, टैगलाइन हाफ मार्क, हमसे विशेष 1 मार्क, ये दोनों का मिला के हाफ और इसका मिला के हाफ अगर हम पकड़ते हैं तो इधर 1, 2, 3 और ये 3.5 और हम 3.5 और मतलब 1.5 मार्क्स जो बचा है उसमें हाफ मार्क जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या-क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन क्या है, कितना क्लीन आप लिखते हो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. तो जाहिरात में आउट ऑफ मिलते ही है, इसलिए घर से ये 3 चीजें लिखने की प्रैक्टिस करो. रसायन मुक्त, 100% नैसर्गिक उत्पादन, शुद्धतेची हमी. तो इधर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगे. पत्ता, वेळ, ईमेल, संकेतस्थळ, इसका भी स्पेलिंग गलत लिखते हैं बच्चे. पत्ता के जगह पे पता लिखते हैं हिंदी, वेळ के जगह पे समय लिखते हैं, मोबाइल क्रमांक लिखते हैं. नहीं, वेळ मतलब वेळ ही लिखना है. संकेतस्थळ डायरेक्ट www डॉट लिख देंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. तो आपको पत्ता, ईमेल, वेळ, संकेतस्थळ ऐसे करके ही लिखना है. अगर ये फॉर्मेट में प्रॉपर 1 पेज का जाहिरात है तो आपको 5 में से 5 आसानी से मिलते हैं. फिर है बातमी. बातमी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इधर आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं. कथा में कभी-कभी किसी को कथा का शीर्षक नहीं समझ में आता है, तात्पर्य इससे अच्छा और बच्चा लिख सकता था, ऐसे टीचर को लगता है. किसी को स्टार्ट नहीं समझ में आता है, तो कथा में हाईएस्ट चांस है कि 4, 4.5 तक आप रुक जाओ. लेकिन बातमी फॉर्मल है, उसमें आप जितना प्रॉम्प्टली सब चीजें मेंशन करो तो आपको 5 on 5 मिल सकते हैं. आपको बातमी अटेम्प्ट करना है और बातमी में भी अभी आपको इधर सबसे पहले बॉक्स करके टाइटल देना है. आमच्या वार्ताहराकडून ये लिखना है. उसके बाद 1 लाइन स्पेस देना है. फिर इधर दिनांक लिखना है और इधर स्थळ मतलब ठिकाण काय आहे ते लिहायचं आहे. तो अभी एक ध्यान में रखना है, अगर इन केस 28 फेब्रुवारीला विज्ञान दिवस असतो, तर विज्ञान दिवसाची जी बातमी आहे ती तुम्ही 29 फेब्रुवारीला नहीं लिहू शकत, ती 1 मार्चला जाणार. तो उतना ही चीज आपको ध्यान में रखना है की अगर विज्ञान दिवस आहे 28 फेब्रुवारी तर त्याची बातमी तुम्हाला 1 मार्चला लिहायचं आहे आणि ऑफकोर्स तुम्हाला ते वाचायचं आहे की झालेला विज्ञान दिवस आहे का होणारा विज्ञान दिवस आहे. जर तुम्ही बरोबर क्वेश्चन वाचला तरच तुम्ही त्याचं उत्तर चांगलं लिहू शकतात आणि बरोबर लिहू शकतात. मतलब बहुत बार है ना ग्रामर में भी बच्चे क्या करते हैं कि उनको पूछा है लिंग बदला, तो वो उधर लिंग पहचानो, लिंग ओळखा लिख के आते हैं. कभी कभी वचन ओळखा लिहिलेलं असतं, तिथे तुम्ही वचन बदलून येतात. तर तुम्ही क्वेश्चन वाचा. आप पहले ही दिमाग में ये मत सोच लो कि बोर्ड यही पूछेगा, वचन बदला ही आता है हमेशा, तो इस बार भी वचन बदला ही आएगा. नहीं, वचन ओळखा है कि बदला है, लिंग ओळखा है कि बदला है, अच्छे से पढ़ो फिर लिखो. इधर भी आपको विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी लाइन छोड़ के पूरा बातमी लिखना है. इधर भी आपको 5 में से 5 मिलेगा. इधर भी आपको दीप प्रज्वलन मतलब आप क्या बोलते दिया लगाया, प्रमुख पाहुणे, प्रमुख अतिथी, भाषण, त्यांनी भाषणात काय मुद्दा मांडला, मग सगळ्यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचे स्वागत केले, त्यांच्या भाषणाला भरघोस प्रतिसाद विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी दिला. ऐसे प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज ही आपको बातमी में यूज करना है. उसके बाद आपको है कथा. कथा में मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर आपको हेडिंग देना है, देन 3 पैराग्राफ का आपको कथा लिखना है और उसके बाद तात्पर्य लिखना है. तो जो बॅकग्राऊंड है वो घर से प्रिपेअर करके जाओ की रामपूर नावाचे गाव होते, त्याच्यात राम नावाचा मुलगा राहत होता, तो अतिशय गरीब होता, त्याच्या घरची आर्थिक परिस्थिति चांगली नव्हती. तो अगर बैकग्राउंड तैयार है तो आगे का सोचने के लिए टाइम मिलता है, जब तक आप लिखते हो तब तक. उसके बाद है निबंध. अब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मार्क्स डिपेंड करते हैं कि अगर निबंध में अच्छा मार्क्स आ गया तो ही हम 95 अबव जा सकते हैं. तो ये भी वापस 10% ऑफ योर पेपर, 8 मार्क्स का निबंध है. तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट क्या करना है, आत्मकथन.
प्रायोरिटी पे आत्मकथन अटेम्प्ट करना है, और दूसरा अगर आत्मकथन नहीं समझ में आता है तो वैचारिक निबंध आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कभी कभी ना आत्मकथन में समझ में ही नहीं आता की लिखणं किसका आहे. फळ्याचे आत्मकथन, तो फळा म्हणजे काय तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही लिहिणार. आधे बच्चों को लगता है फड़ा, फल म्हणजे फ्रूट, कौन सा फ्रूट के बारे में, इधर तो फ्रूट का नाम ही नहीं लिखा है. पता होना चाहिए. फळा म्हणजे ब्लॅक बोर्ड, तो ब्लॅक बोर्ड बोलतोय, आरसा बोलतोय. मी शेतकरी म्हणजे एका दुःखी शेतकऱ्याचे आत्मकथन आहे, किंवा युद्धभूमीवर जखमी झालेल्या जवानांची किंवा सैनिकाची आत्मकथा आहे, क्रीडांगणाची आत्मकथा आहे. तर जर निर्जीव वस्तूंची आत्मकथा आहे, तर ती निर्जीव वस्तू कशी बोलायला लागली हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे बॅकग्राऊंडमध्ये लिटरली बच्चे सीधा शुरू करते की मी चालत होतो आणि फळा बोलू लागला. अचानक कैसे फड़ा बोलू लागला, और आप सुन भी लोगे, आपको थोड़ा भी ऐसे ऑकवर्ड नहीं लगेगा कि अचानक से कोई बोल रहा है, आप भागोगे नहीं. तो एक प्रॉपर स्टार्ट होना चाहिए कि मतलब मैं हमेशा बच्चों को बोलती की फळा बोलू लागला म्हणजे ब्लॅक बोर्ड बोलतोय. तर मी आज कधी नव्हे ते शाळेत लवकर आलो. माझे कोणी मित्र आले नव्हते म्हणून मी असाच बसला होतो. बसता बसता मी असाच विचार करत होतो. तेवढ्यात मी विचार केला, आज मी सुविचार लिहितो फळ्यावर, सगळं लिहितो. कारण जी रोज मुलगी लिहिणार होती ना ती आली नव्हती. मी विचार केला, आज मी माझ्या अक्षरात सुविचार लिहितो आणि सगळा फळा सजवतो. मी त्या फळ्यावर खडूने लिहिणार, तेवढ्यात तो फळा बोलतो, "हे शुक शुक थांब." मला वाटलं आता मला कोणीतरी बघितलं म्हणून मी मागे बघितलं. मागे बघितलं तर कोणीच नव्हतं. मला वाटलं जाऊ दे, मला भास झाला असेल म्हणून मी पुन्हा फळ्यावर लिहू लागलो. तो म्हणतो, "अरे थांब, लिहितो काय, पहिले ऐक ना माझी कथा." आणि फळा बोलू लागला. म्हणजे एक स्टार्ट असली पाहिजे की तो फळा कसा बोलतोय, आरसा कसा बोलायला लागला. म्हणजे मी आरशात तयार होताना अचानक आरसा बोलू लागला. ऐसे नहीं हो सकता है. आपको एक प्रॉपर स्टार्ट लिखना पड़ेगा, तो ही आत्मकथन में मार्क्स मिलेंगे. आत्मकथन में हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे जो भी चीज आ जाए, आपको एक बैकग्राउंड वाला पैराग्राफ लिखना है, देन उस फास्ट रहेगा. म्हणजे जर फळ्याचं आत्मकथन तुम्ही लिहिता आहेत, तर त्याच्या फळ्यांमध्ये पहिले तर लोकं डायरेक्ट भिंतीवर रंग मारायचे, काळा रंग मारायचा आणि नंतर ते खडूने लिहायचे. नंतर तो ब्लॅक बोर्ड आला, नंतर ग्रीन बोर्ड आला, नंतर खडू आणि डस्टर यांची साथ सुटली फळ्याची आणि मग मार्कर आला. हां, मग तो म्हणजे तुम्ही तो मुद्दा पण लिहू शकतात, की कसा तो स्वतः त्या खडूची त्याला कशी आठवण येते. तो त्याचा खूप चांगला मित्र होता. पण तो नंतर काळामुळे जसा काळ बदलला तसे त्याचे मित्र पण बदलले. मग ब्लॅक मार्कर, वेगवेगळ्या रंगाचे मार्कर आले. आता मार्करही नाही, अशासारख्या डिजिटल बोर्ड्स आहेत. आता मग ह्याच्या नंतर अजून काय? म्हणजे एक बॅकग्राऊंड आहे, एक पास्ट आहे, एक त्याचा प्रेझेंट आहे, एक तो फ्युचर त्याचं काय प्रेडिक्ट करतोय. तर पुढे ब्लॅकबोर्ड्स असतील का? पुढे फळा पण असेल का? की फक्त लोकं ऑनलाईनच बोलतील, ऑटोमॅटिक मागे एक स्क्रीन येईल, त्यालाच फळा बोललं जाईल, असं काहीतरी. आणि लास्ट सगळ्यात इम्पोर्टंट, जसं आपण म्हणतो की एक बॅकग्राऊंड इम्पोर्टंट आहे, तसं सगळ्यात शेवटी त्याचे प्रॉब्लेम्स, त्याने काय सफरिंग्स हे केलंय, एक्सपिरियन्स केलंय, फील केलंय. म्हणजे फळ्यावर कधीतरी कोणीतरी असं त्या कर्कटकने किंवा काय म्हणतात त्याला प्रोट्रॅक्टरने असं टोचलं असेल, त्याला कसा त्रास झाला असेल, किती वेळा तरी त्या फळ्यावर टीचरने जोरजोरात आपटून "ए शांत बसा" असं सांगितलं असेल, तेव्हा त्याला किती दुःख झालं असेल. तर असं तुम्ही लिहू शकतात, की त्याची दुःखद कहाणी. आणि शेवटी तो खूप सारे प्रश्न विचारतो, की "काय हो, तुम्ही कधी मला वापरणार की नाही वापरणार? की मी असाच म्हणजे जसा काळ चाललाय, मी सुद्धा इतिहासात तसाच निघून जाणार. जसे बाकीचे घटक गेले तसे मीही जाणार." तर एक प्रॉपर स्टार्ट, त्याचा पास्ट, त्याचा प्रेझेंट, त्याचा फ्युचर आणि लास्ट पॅराग्राफ त्याचे सफरिंग्स. म्हणजे 5 पॅराग्राफचा एक निबंध असला पाहिजे. आता 5 पॅराग्राफ म्हणजे प्रत्येकाच्या 5-5 लाईन लिहिल्या चांगल्या प्रकारे, तरी 25 लाईन, 25 ओळी होतात. म्हणजे एक पेज, सव्वा पेज होतं. चांगल्या अक्षरात निबंध लिहा. त्याच्यात कोट्स टाकाच टाका. जर कोट्स नसतील, तर तो निबंध अपूर्ण आहे. त्यामुळे घरी चांगल्या प्रकारे प्रिपरेशन करा, की ज्याच्यामध्ये ना आपल्याला निबंधाचा विषय माहीत नाहीये कोणता येऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही घरी कोणता म्हणजे कसे कोट्स प्रिपेअर करू शकता. ChatGPT आहे, Gemini आहे, Google आहे. त्याच्यातून तुम्ही कशी मदत घेऊ शकता. तर ते आहे, की एक आशावाद, होप, दुसरं संघर्ष, दुःख, भूतकाळ, नंतर माझा भविष्यकाळ काय असेल, मग संकट. अशा गोष्टींवर जर तुम्ही कोट तयार ठेवले, तर ते कोट तुम्ही कुठेही यूज करू शकता.
अशा प्रकारे तुमचं प्रॉपर तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. आता सगळ्यात महत्वाचा पार्ट, कोणत्या कोणत्या गोष्टी लिहिताना चुका करायच्या नाही आहेत. थिंग्स टू बी अवॉइड. तर ह्याच्यात मी काही काही शब्द लिहिते, ते शब्द तुम्हाला तसेच्या तसेच लिहायचे आहेत. सगळ्यात इम्पॉर्टंट कवी हा शब्द जो आहे, कारण हिंदीमध्ये जो कवी आहे तो पहिला ई ची मात्रा आहे, या साईडला ई असतो आणि मराठीतला ई इथे असतो. पण जेव्हा तुम्ही लिहिता ना कवीने, तो ये छोटा इधर आ जाता है. ती, तो ती बड़ा है, पर तिने लिहिलं अलग आ जाता है. तू, तुला. आता हे तू आणि तुला तुम्हाला इथे पणती आणि सूर्याचा संवाद, तर सूर्य म्हणतो तू कुठे आहेस, तुला तर मी सांगितलेलं. तुम्हाला ते तू आणि हे तुला कसं लिहायचं हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. तर नंतर सगळ्यात इम्पॉर्टंट कवयित्री हा शब्द, लेखक हा शब्द, लेखिका हा शब्द, नंतर आपल्याला, फिर आणि ह्याचा सिंपल शब्द आहे तरी सुद्धा खूप मुलं याच्यात चुका करतात. महत्वाचे, मदत, मराठीत मदत असतं, मदत हिंदी सारखं नसतं. त्याच्यानंतर सांगितले, आम्ही, समजले, इथे जो आहे तो हा जो आहे, नाही. नंतर यामध्ये हे शब्द आहेत. नंतर पत्रमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट शब्द कोणता आहे, विश्वासू हा शब्द. त्याच्यानंतर मुख्याध्यापक हा शब्द, मग प्रतिनिधी हा शब्द आहे सगळ्यात महत्वाचा. त्याच्यानंतर परवानगी, मुख्याध्यापकांच्या परवानगीने मी हे पत्र लिहित आहे, हा शब्द हमखास मुलं चुकतात. त्याच्यानंतर विश्वासू मी सांगितलेलंच आहे. नंतर नेहमी एक ओळ सांगते मी, जी सिद्धीने पण सांगितली आहे, की सहकार्याबद्दल धन्यवाद आणि तसदीबद्दल क्षमस्व. तर त्याचे पण तुम्हाला ते क्षमस्व ही जी आहे, हा जो वर्ड आहे हा असाच्या असा लिहायचा आहे. तर काही शब्द तुम्हाला असेच लिहायचे आहेत. ऑब्जेक्टिव्ह लिहिताना प्रश्न लिहायचे आहेत. ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना क्वेश्चन लिहायचेच आहेत. प्रश्नार्थी वाक्य, वाक्य हा शब्द आलाच पाहिजे. उद्गारार्थी लिहिताना मुलं सगळ्यात मोठी चूक करतात. फास्ट लिहिण्याच्या नादात तुम्ही हा द हलंत देणं, द हाफ लिहिणं विसरून जातात, जिथे तुमचा मार्क जाऊ शकतो. त्यामुळे उद्गारार्थी वाक्य, एक मिनिट, उद्गारार्थी वाक्य, सब लोग ये स्पेलिंग को नोट डाउन कर लो. हाँ. अभी मैंने भी लिखते लिखते उद्गारार्थी, तो बहुत बार है ना बच्चे विधानार्थी, उद्गारार्थी, प्रश्नार्थी, विधानार्थी, उसमें न लिखना भूल जाते, विधार्थी. तो फास्ट मत लिखो, क्योंकि इस पे आपका पूरा 1 मार्क है. ऐसे तो आप प्रस्तावना क्या क्या कर रहे हो हाफ मार्क के लिए, तो आपको जहाँ पे मार्क्स ऐसे ही दिए जा रहे हैं बोर्ड्स के तरफ से, उधर आपको बहुत ही सोच समझ के लिखना है. उद्गारार्थी वाक्य आहे, प्रश्नार्थी वाक्य आहे, अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. नंतर जे तुम्ही जाहिरातमध्ये लिहिता तेव्हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट उपलब्ध, ह्याची खूप मोठी चूक मुलं करतात. त्याच्यानंतर मोफत, मुफ्त नाही, मोफत नाही, सूट, विशेषचं तर मी स्पेलिंग तेव्हा पण लिहिलेलं, आत्ताही लिहिते. ह्या सगळ्या गोष्टी लिहायच्या आहेत. आणि स्थूल वाचनमध्ये जेव्हा तुम्ही जगणं कॅक्टस हा क्वेश्चन अटेम्प्ट करतात, तेव्हा तुम्हाला लक्षात ठेवायचं त्याच्यात जे महत्वाचे 2 शब्द आहेत, तो आहे की बाष्पीभवन, अवर्षण. बाष्पीभवन म्हणजे इव्हॅपोरेशन आणि अवर्षण म्हणजे दुष्काळ. हे शब्द तुम्हाला लिहून लिहून प्रॅक्टिस करायचे आहेत.
त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही लिहिताना लक्षात ठेवल्या, छोट्या-छोट्या गोष्टी आहेत, की आता ह्याच्यामध्ये तर किती साऱ्या गोष्टी तुमच्या प्रस्तावनेमध्ये येतात आहे. प्रस्तावना आपण पेपर प्रेझेंटेशनसाठी करतोय, पण त्याच्यातच जर स्पेलिंग मिस्टेक झाल्या, तर तुमचे मार्क तुम्हाला मिळणार नाहीत. जर तुम्ही ह्या सगळ्या छोट्या-छोट्या गोष्टींची नोंद घेतली, बरोबर ते शब्द लिहिले, तर स्वमतमध्ये सुद्धा तुमचे मार्क जाणार नाहीत. ते सुद्धा तुम्हाला 3 पैकी 3 मिळतील. आता लास्ट पार्ट जो आहे, तो आहे फुल प्लॅनिंग. यस 23rd को पेपर है हाँ, तो 20 से तो स्टार्ट करना ही चल पड़ेगा हाँ, कुछ भी हो जाए 20 21 22 20 तो अभी बच्चे सोचते हैं कि हमने ऑलरेडी मराठी का बहुत पढ़ लिया, बहुत पेपर लिख लिए, कोई-कोई बच्चों ने लिखे भी रहेंगे, कोई-कोई बच्चों ने शुरुआत ही नहीं किया। पसंद ही नहीं आता है तो हाथ लगाने का भी मन नहीं करता है। तो मन करे, नहीं करे, बहुत ज़्यादा किया मतलब बहुत ज़्यादा पहले प्रिपेयर किया तो भी आपको 20 तारीख से मराठी को शुरुआत करना ही है। अब 20 तारीख से अगर आप शुरुआत करते हो तो 20th को सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोलती हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स जो है बहुत अच्छे से कर लो। मतलब पूरा जो सुबह से 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक जैसे भी आपको टाइम मिले, वैसे आपको पूरे लेसन, पोएम्स सबके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको करने हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको टेक्स्ट बुक के नीचे के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पहले सबसे पहले प्रायोरिटी पे करने हैं। दूसरे जो पोएम्स है उसके लिए आप नवनीत टारगेट जो भी आपके पास नोट्स है उसके प्रिपेअर करो। और जो रसग्रहण आहे, शब्दांचे अर्थ लिहा. त्याच्यासाठी स्पेसिफिकली आय सजेस्ट की शाळा.com तुम्ही यूज करा. त्याच्यात चांगल्या प्रकारे तुम्हाला ते दिलेलं आहे. इसके साथ-साथ ग्रामर की चीज़ें क्या-क्या कर सकते हैं आप? समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग या फिर वचन और शब्द समूहाबद्दल एक शब्द. अब ये सब चीज़ है 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों की पाँचों चीज़ें नवनीत का एक छोटा-सा बुक आता है ग्रामर का, उसमें से ही आती है। तो आप प्लीज़ उसको देखो। आपके पास जो भी नोट्स है पर मतलब हमने जितने भी सालों के पेपर्स देखे, तो हमेशा उसमें से ही आता है। अगर बच्चे उतना भी कर ले तो हो जाता है। तो आपको 20th को समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द रट्टू मार लेना है। तो ये 20 को करने के बाद भूल जाना है, सीधा 23 को करना है वो बात नहीं। 20 को भी करना है, 2100 को भी करना है, 22 को भी करना है। रोज का रोज रिवाइज करना है। तो आज रट्टा मारा तो कल इसका एक दिन समानार्थी, सुबह समानार्थी का टेस्ट दिया 21 को, फिर 21 को दोपहर में मैंने विरुद्धार्थी का टेस्ट दिया, फिर रात को ऐसे ही सब कुछ याद किया, 22 को वापस मैंने टेस्ट दिया और 23 को जब आप पेपर के लिए निकलोगे तो एक लास्ट मिनट जो रिवीजन रहता है उसमें भी यही देखना है क्योंकि 1 2 3 4 मार्क्स आपके हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव्स 20th को हो गए और ये ग्रामर का थोड़ा सा पार्ट होगा। 21st को आपको लेसन एंड पोएम इसके जो भी स्वमत भावार्थ है वो करने हैं। स्पेसिफिकली इसमें लेखक लेखिका लेसन का नाम लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ओरली आपको सब कुछ आता है, जबानी सब कुछ वैसे के वैसे आ जाता है, लिखने में ही सब कुछ ऊपर नीचे होता है, तो लिख के प्रैक्टिस करना है और अच्छे से खुद का खुद चेक करना है कि जंगल डायरी में ज के ऊपर डॉट दे रहा है क्या, रंग साहित्याचे में कैसे, मतलब बच्चे रंग साहित्याचे बोलते हैं लेकिन रग जबल ऐसे लिखते हैं। वो डॉट आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता है लेकिन वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आपको ये लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। लेखक लेखिका का नाम, लेसन का नाम, प्रस्तावना और पर्टिकुलर ये एक मतलब स्वमत में क्या लिख सकता है, जैसे शाल व शालीनता याचा काय संबंध आहे, तो ये हर पेपर में आ रहा है। जितने भी आपने भी प्रीलिम्स दिए रहेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये अच्छे से प्रिपेअर करो। उपास में संकल्प पूर्तीसाठी कोणते कोणते गुण आवश्यक आहेत ह्याचा तुम्ही घरीच विचार करा। नंतर डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हे चांगले विद्यार्थी आहेत, निरंजन हा चांगला नागरिक आहे, तो नागरिक आणि विद्यार्थीमध्ये कोणते कोणते गुण असले पाहिजेत त्याचा अभ्यास घरूनच करून ठेवा। रंगसाहित्याचे मध्ये डायरी लिहिण्याचा छंद प्रत्येकाला जोपासला पाहिजे, सगळ्यात महत्वाचं स्वमत आहे। नंतर त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं जे आहे ते जंगल डायरीमध्ये ती वाघिणीतली आईची झलक लेखकाला कशी जाणवली, तर जसं माणसाची आई जिला आपल्या मुलाबद्दल प्रेम असतात, भावभावना असतात, तसं प्राण्यांच्या आईला सुद्धा त्यांच्या मुलांबद्दल भावभावना असतात. म्हणजे आई ही माणसाची असू दे किंवा ती प्राण्यांची असू दे, आई ही आईच असते. हे जे काही मुद्दे आहेत हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत आणि त्याचं चांगल्या प्रकारे प्रिपरेशन करायचं आहे. तर 21st लेसन पोएमचं स्वमत
आता समजा जर इथे पोएमचा भावार्थ तुम्ही केला आणि ऑलरेडी कवितेचा विषय, कवितेचा संदेश तुम्ही करून ठेवलाय, तो रसग्रहण आपका प्रिपेयर है। उसके बाद 20 सेकंड को जो बचा हुआ ग्रामर है, रिमेनिंग ग्रामर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाक् प्रचार, जो आपको लेसन के नीचे जो पिंक बॉक्स है उसमें से ही करने हैं। फिर विराम चिन्ह के नाम, क्योंकि हिंदी और मराठी में सेम है, मतलब विराम चिन्ह है, ये टॉपिक है, लेकिन उसके नाम अलग है। जैसे वो छोटा डैश, उसको हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह, मराठी में त्याला म्हणतात संयोग चिन्ह। वो कॉमा, स्वल्प विराम, अल्प विराम, तो ध्यान में रखना है आपको, इसलिए भी इससे शुरू करना है कि पूरा मराठी ही दिमाग में रहे, ना कि हिंदी आए उसमें। तो वाक् प्रचार, विराम चिन्ह जो बचा है वो, और उसके साथ पत्र, जाहिरात, बातमी, एक-एक लिख के प्रैक्टिस करना है इसका। तो कौन सा भी एक पेपर ले लो और उसका राइटिंग स्किल आप एक दिन 20 सेकंड को अटेम्प्ट करके देखना। 23rd को आपका पेपर है, तो सुबह क्या-क्या पढ़ोगे? वो सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट में। तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर है, तो आपको एक तो टाइम पे जग जाना है, 6:30 पौने 7 तक नींद में नहीं आएगा। नहीं, नहीं वैसे नहीं, अच्छे से नींद लो वही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आधे से ज़्यादा बच्चे 11-12 बजे तक पढ़ते हैं, फिर जब पेपर लिखते हैं 12 बजे तक वहाँ पे सो जाते हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है। एक 6 घंटे का प्रॉपर नींद लेके आपको 7 बजे तक पूरा मतलब फ्रेश होके अच्छे से रेडी होना है, जहाँ पे भी आपको मंदिर में जिधर भी जाना है, वो जाके आने के बाद को एकदम मतलब हम बोलते हैं ना 1 घंटा ही पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लेसन के नाम लेखक, लेखिका, समानार्थी, विरुद्धार्थी, ये जो चीज़ें हैं वो, और जो स्वमत में कोट्स आप डालने वाले हो, वो देख लो। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट सबके फॉर्मेट्स देख लो, पत्र का, जाहिरात का, फिर दिनांक कैसे लिखना है, उसमें मंथ का नाम क्या है, वो कर दिया। क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो 20th से। ऐसे देखा गया तो आपका लिख-लिख के प्रैक्टिस सब कुछ हो गया है। अब लास्ट में आपको लिख के क्या जाना है, तो लेसन के नाम, लेखक के नाम यही लिख के जाना है, क्योंकि उसपे आपका ऑलमोस्ट हाफ मार्क करके ऐसे बहुत सारे, तो 3 से 4 मार्क्स आपके प्रस्तावना, कवितेचा विषय इसमें ही मिलने वाले हैं। तो आप एक बार वो लिख के जाओ। 9:15 के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 9:15 से लेके आपको एक नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट करना है, हेल्दी और पेट भरा वैसे वाला ब्रेकफास्ट करने के बाद 10 बजे आपको घर से निकलना है। 11 बजे जैसे ही हाथ में पेपर आता है, जो मैंने पहले टिप दिया कि आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। आप 10 मिनट अगर पेपर रीड करने में गँवा देते हो, फिर आपके पास समय नहीं बचता है निबंध। मतलब आपने रीड किया पर पेपर लिखा नहीं, तो रीड करने का मार्क्स थोड़ी है उधर, लिखने का मार्क्स है। तो जैसे ही पेपर आता है, वैसे आपको ऑब्जेक्टिव्स तुरंत लिखने हैं। तो जितना टाइम बचाओगे, उतना राइटिंग स्किल में, अच्छे हैंडराइटिंग में आप राइटिंग स्किल अटेम्प्ट कर सकते हो। डन मैम, यस, सब बता दिया अच्छे से। यस। चलो बढ़िया। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूजफुल लगा होगा। तो नीचे कमेंट में आपका टारगेट परसेंटेज जो है वो जरूर लिखना। एंड अगर आप आपको संस्कृत भी है तो संस्कृत का वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। मैम इसी तरह से संस्कृत के बारे में भी फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, आप आए यहाँ पे और बच्चों को Thank एकदम you so अच्छे से much. गाइडेंस दिया। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट पेपर। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थक गई है सब।